आफ्टरनून एवरीवन। बिजनेस स्टडी में जितना भी हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है उसका आप अच्छे से रिवीजन करते रहिए। अपने रजिस्टर में नोट्स के माध्यम से आप अपनी स्टडी को जितना भी आपका लर्निंग हुआ है, जितना आपने पढ़ा है, समझा है, उसे लिख करके देखते रहिए। आपकी लिखने की प्रैक्टिस छूटनी नहीं चाहिए और जितना भी हमारा कोर्स हो चुका है आप उसको रजिस्टर में कंप्लीट करके ही और पूरा लिखा हुआ ही होना चाहिए। वो जब भी रजिस्टर स्कूल में मंगवाया जाएगा आपको लाकर चेक कराना है। उसके आधार पे आपकी इंटरनल जो ग्रेडिंग होगी वो भी दी जाएगी। रिजल्ट पर भी आपका उससे इफेक्ट पड़ेगा। तो और अच्छे से स्टडी अपनी चलते रहने देना चाहिए, क्योंकि जो हमारी बोर्ड की एग्ज़ाम है वो निश्चित रूप से आपकी होगी और आपको पूरी अच्छी एग्ज़ाम देनी है। हमारी स्टडी भी पूरी अच्छी चल रही है। हर सब्जेक्ट का आपको मैक्सिमम मार्क्स को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। तो आइए अब हम बिजनेस स्टडी में जो हमारा चैप्टर हो चुका है उसके आगे देखते हैं। जो हमने कंट्रोलिंग स्टार्ट किया था चैप्टर 8, उसमें हमने कंट्रोलिंग का डेफिनेशन, इंट्रोडक्टरी, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए थे। इसके मैंने पॉइंट्स आपको लर्न करने के लिए भी कहे थे। आपने लर्न कर लिए होंगे, यदि नहीं किए हों तो उन्हें लर्न करके और अपने रजिस्टर में भी उसे लिख कर रखिए। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंट्रोलिंग। ऑब्जेक्ट्स मीन्स उद्देश्य। ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंट्रोलिंग: अंडर कंट्रोलिंग डेविएशन आर फाउंड आउट if any actual work is compared against the standard already determined. The causes of deviation are found out and corrective action is taken so that in future the mistakes are not repeated. David Shelton has stated following objectives of controlling. To know exactly what work is to be done as to A है quantity, B है quality and C है time available. Second, knowing that resources are available for doing the work as to personal, material and other facilities. Third, knowing that the work has been done or is being done, A with the resources available, B with the time available, C at a responsible cost and D is accordance with the required standard of quality. Fourth, knowing immediately of any delays or variations as to A what happened, B its causes and C remedy. Fifth is knowing what is being done, remove such a hindrance as to A who is doing, B how it is being done, C what is cost and D what it will be completed. 6th point, knowing about the completed work as to A time used, second quantity achieved and C final. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंट्रोलिंग में जो नियंत्रण के उद्देश्य होते हैं, नियंत्रण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो जितनी भी क्रियाएं हमने करवाई है मैनेजमेंट की, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफिंग है, ये सब कंप्लीट जितनी भी एक्टिविटीज़ है, जितनी प्रोसेस है, उन सबको पूर्ण करवाने का ही अनुशासन के अंतर्गत नियंत्रण होता है। जो निर्देशित करके उत्पादन के सभी साधनों में हमने संतुलन बनाए रखा तो ये सबसे बेस्ट कंट्रोलिंग की प्रोसेस कहलाएगी। प्रोफेसर डेविस एंड स्टेंटन के अनुसार उनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स में जो हमारे प्रोडक्शन की मात्रा है, क्वांटिटी है और जो हमारे वर्क की टाइमिंग है, जो कार्य का समय है, उसकी सही जानकारियाँ प्राप्त करना। जो प्रोडक्शन के जितने भी साधन हैं, जितनी भी सामग्री है, मटेरियल है, उनकी अवेलेबिलिटी भी पूरी सुनिश्चित करना। कंप्लीट जो हम वर्क कर रहे हैं उसकी सभी स्थितियों को भी जानना। कार्य में किस कारण से देरी आई है, किस कारण से कोई डेविएशन आया है, कोई रुकावट आई है, उनके परिवर्तनों के कारणों का भी पता लगाना। कार्य की कठिनाइयों को दूर करने के उपायों की सार्थकता को ज्ञात करना। कार्य की पूर्णता या कंप्लीटनेस को पता करना और जो फाइनल कॉस्ट है उसकी भी हमें जानकारी होना। जितने भी कार्य हमने किया है उनकी जो हमारे पास डेविएशंस या कठिनाइयाँ आई थी उनकी पुनरावृत्ति से बचाव के उपायों की भी व्यवस्था पहले से ही कर ली जाए।
तो यही उद्देश्य होता है कंट्रोलिंग का, जिससे कि हम अपने उपक्रम में या बिजनेस में डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आएगा कंट्रोलिंग का इम्पोर्टेंस या नीड और रोल ऑफ कंट्रोलिंग इन मैनेजमेंट। Controlling is an indispensable function of management. Without control, a manager cannot complete his job. All other managerial functions may prove to be wasteful activities if there is no control in the enterprises. It is controlled that makes our sure proper execution of all these functions to attain the objective of the enterprises. जो हमारा बिजनेस है उसमें उपक्रम में सफल संचालन के लिए कंट्रोलिंग बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। एक श्रेष्ठ नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत जितने भी हमारे स्टैंडर्ड है जो हमने पहले से निर्धारित किए हुए हैं, उनमें जितनी विचलन है उनको रोककर जो हम आवश्यक सुधार करेंगे, उन सुधारों का हमें पूरी तरह से सुनिश्चित करना कि उन सुधारों के द्वारा हमारे यहाँ नियंत्रण की प्रोसेस पूरी करी जा रही है और किसी भी व्यवसाय को की नियंत्रण प्रणाली दोषपूर्ण न हो और यह संभव है कि व्यवसाय का अस्तित्व भी खतरे में न पड़े। इसलिए नियंत्रण का महत्व और आवश्यकताओं को देखा जाता है। इसके जो पॉइंट्स हैं वो उन पॉइंट्स के माध्यम से इसके इम्पोर्टेंस को हम और देखेंगे। So first point is basis of action. Control provides the basis for future action. It will reduce the chances of mistakes being repeated in future by suggesting preventive and remedial steps. Second, decision making. Control facilitates decision making. The process of control is complete only when corrective measures have been taken. This requires taking a right decision as to what type of follow-up action is to be taken. Coordination is essential among all the departments and the people in order to achieve the goal of the organization successfully. Control facilitates coordination. It integrates the activities of the various departments of the enterprises. It provides unity of direction. Fourth, maintenance of order and discipline. An effective control system helps in maintaining order and discipline among the employees. It stops mishandling and misuse of resources and facilities. Fifth, simplifies supervision. An effective control system simplifies supervision by identification deviations. Manager will be able to supervise his subordinate more effectively if deviations are found out. Detect problem in time. Since control aims at constant watch over the performance, measure and costly deviations can be detected quickly and corrective action can be promptly taken to set these things in order. Thus, it avoids heavy losses due to delay in taking corrective action. 7th point, check on employees. The existence of a control system has a positive impact on the behavior of employees. They are cautious with performing their duties. They know that they are being observed by their superiors and so they work as disciplined employed. 8th point, boost employees' morale. Controlling can help in boosting the morale of the employees by identifying good performance. It helps in the granting of higher wages and benefits to them. Contribution to objectives. Control helps in achieving business objectives. It is an important function of every manager. It helps in ensuring the regular supply to factors of production and high quality of goods and survive at economical cost. 10th, help in facing uncertain business condition. Today, the industrial environment is undergoing continued changes. These can be in the form of technological development, growing competitions, government influences, consumers' tasks, etc. All these changes create problems in performing with according to plan. In order to face these changes, management must have a suitable control system. 11th, it helps in minimizing cost and improving quality. With the help of control system, optimum utilization of all the resources is made possible and the cost of the production is minimized and the quality is improved. Check undesirable activities.
With the implementation of the control system, all the undesirable activities like theft, corruption, delay in work, failing of cooperation, etc. are stopped. This result is having disciplined in the enterprises. इस प्रकार जितने ये इम्पोर्टेंस के पॉइंट हैं इनमें यही समझाया गया है कि कोऑर्डिनेशन के द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट करके कोऑर्डिनेशन को स्थापित कर सकते हैं। कंट्रोलिंग के द्वारा समन्वय जो हमारा पूरे मैनेजमेंट का एक सार के रूप में होता है उसे हम देखते हैं। और जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाती है लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, इन सब का जो मूल में रहता है या इन सब के लिए जो आवश्यक एलिमेंट होता है वो होता है कंट्रोलिंग। जो डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग के द्वारा डिसीजन मेकिंग किया जाता है, मीन्स जो सही निर्णय लेना है, विवेकपूर्ण निर्णय, वह कंट्रोलिंग में एक अच्छा कंट्रोल करने वाला या मैनेजर के द्वारा लिया जा सकता है। कोऑर्डिनेशन की स्थापना की जाती है। सभी यदि मिलकर समन्वय रूप से कार्य करेंगे तो डिसिप्लिन अपने आप मेंटेन होता है और वह कंट्रोलिंग का ही पार्ट होगा। मेंटेनेंस किया जाता है जितने भी ऑर्डर्स हैं उन्हें और डिसिप्लिन को, दोनों को। तो इस तरह से जो ऑर्डर प्लेस किया गया है उसे हम मिनिमम कॉस्ट पर कंप्लीट करें और उसका आउटपुट मैक्सिमम प्राप्त करें। सिंप्लीफाइड सुपरविजन, जो हमारा पर्यवेक्षण का कार्य है, सुपरविजन का कार्य है, उसे कम किया जाता है, उसे सरल बनाया जाता है ताकि जब सभी एम्प्लॉय, सभी सबऑर्डिनेट्स अपने अच्छे से वर्क करेंगे तो उन्हें सुपरविजन की आवश्यकता नहीं होगी। डिटेक्ट्स प्रॉब्लम इन टाइम, जो भी टाइम के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स आती है उनको पहले पता लगाना और उसे सुधार करना और उसे दूर करना, यह कंट्रोलिंग का सबसे मेन फैक्टर होता है। चेक एंड एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्किंग है वहाँ पर उन सब की अच्छे से चेकिंग भी होती है। वे पूरी तरह से ध्यान रखते हैं कि कौन से व्यक्ति ने कितना कार्य किया है। वे कंट्रोलिंग में रह करके, मतलब टाइम लिमिट के अंदर और पूरी प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही उन्होंने पूरा कार्य किया है। बूस्ट एम्प्लॉयज़ मोरल, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनके मोरल को भी बढ़ाया जाता है, मतलब उन्हें मोटिवेट किया जाता है। मोटिवेट करके जो लाभ होता है उपक्रम को, वह निश्चित रूप से बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि जो एक मोटिवेटेड पर्सन व्यक्ति कार्य करेगा तो उसे अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने का एक सुख भी प्राप्त होता है, उसे प्रसन्नता होती है और वह उसको उपक्रम में अपनी जो बेस्ट है, जो स्किल्ड है, उसको दिखा करके इंटरेस्ट से कार्य करता है। कंट्रीब्यूशन टू ऑब्जेक्टिव्स, जितने भी हमारे संस्था के उद्देश्य हैं उन संस्था के उद्देश्यों को बंटवारा कर दिया जाता है। किस प्रोसेस के लिए किसे कार्य करना है यह अलॉटेड करके और वर्क को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। हेल्प्स इन फेसिंग अनसर्टेन बिजनेस कंडीशन, जितने भी बिजनेस की ऐसी कंडीशन है जो कि पहले से पता नहीं होती है, अनिश्चित या आकस्मिक कई ऐसी आपदाएं या विपदाएं होती है जिनको कि सुधारने के लिए पहले से हम कुछ प्रयोजन या कुछ उसके लिए गुंजाइश रखते हैं, तो उसमें नियंत्रण के द्वारा हम यह स्थापित करते हैं कि कोई सी भी स्थिति में किस समय हम किस तरह का चेंजेस लाएंगे या क्या व्यवहार रखेंगे। इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट की जाती है कंट्रोलिंग के द्वारा और क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। चेक अनडिजायरेबल एक्टिविटीज़, जो ऐसी एक्टिविटीज़ है जो हमारे उपक्रम के लिए लाभदायक नहीं है, उन्हें चेक करके और उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार इन सब प्रॉफिट या लाभ या एडवांटेजेस के होते हुए ही बिजनेस में कंट्रोलिंग का इम्पोर्टेंस होता है। इनके जितने 12 पॉइंट्स हैं इनमें से आपको 8 पॉइंट बहुत अच्छे से लर्न भी करना है और अपने रजिस्टर में नोट डाउन करके रखना है। और यदि आप लर्निंग करते हैं तो उसकी वीडियोस ज़रूर बनाइए और ग्रुप पर या पर्सनली सेंड कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आएगा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, जो प्रभावशाली नियंत्रण प्रणाली होती है उसके क्या तत्व हैं। तो a good control system has the following essential features: first, simple; second, suitability; third, directness; fourth, economical; fifth, speed; sixth, flexible; seventh, forward looking; eighth, individual responsibility; 9, critical point control; 10, suggest correct action; 11th, competent staff;
12 एक्शन ओरिएंटेड और 13 ऑब्जेक्टिव्स। इन 13 पॉइंट्स के अब हम एक एक पॉइंट को डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट सिंपल, सिस्टम ऑफ कंट्रोल must be easy to understand and simple to operate. Standard must be clear and specific. Vague or confusing standard will make control ineffective. The employees must know what is expected of them and how their performance will be evaluated. Simple मतलब सरल होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट जैसे बताया गया है कि सिंपल है, सिंपल मतलब सरल और समझने योग्य होना चाहिए। कंट्रोलिंग सिस्टम की जो हमारी उपक्रम की आवश्यकताएं हैं उसके अनुकूल ही होनी चाहिए। नियंत्रण की कंट्रोलिंग की ऐसी सिस्टम हो जो कर्मचारियों को आसानी से समझ में आ सके। सेकंड पॉइंट है सुटेबिलिटी, कंट्रोल मस्ट कन्फर्म टू बी nature and need of the objects and the area of the controlled. It must be appropriate to the need of the business. Control system should be suitable to the size and nature of the business. Large scale units require more elaborate control system than small scale unit. Directness, the managers should not use any medium or mediator to exercise control over the subordinates, but should themselves take part in the control process. It is observed that direct control is more effective. Economical, the control system must be economical in operations. It must be cheap to establish and easy to maintain. The cost of a good system of control must not exist. The advantages to be derived therefrom. Speed, effective control implies quick action. Delay in information may prove disastrous for an enterprise. Speed is required both in finding out defect and as well as their corrective action. Delay makes control ineffective. Flexible in business, controlling conditions keep on changing. Control system must be capable of changes according to changing conditions. Rigidity in the system will make the control useless as the situation will change. Forward looking, the task of control is to check correct performance and detect potential or actual deviation from plans early enough to permit effective corrective action. This would avoid inconvenience, delay and expenses. Ideally, deviation should be anticipated and preventive action should be taken in advance to avoid their repetition. Individual responsibility, control in order to be effective must fix up the individual responsibility for every negative deviation. Critical point control, those points and activities should be determined in the beginning with which have an important role to play in ensuring that actual work progresses in accordance with the plan. It means that the managers should not be involved in small insignificant activities but should pay more attention to those activities where unfavorable result can be cause heavy loss to the enterprises. Suggest correct action. A good control system should not only detect deviation but also disclose where they are occurring. At the same time, it should suggest a way for corrective action. Competent staff, control system can be made effective only when it is run by competent staff. In fact, tool of control should be chosen by taking into consideration the ability and understanding of the managers concerned. Action-oriented action is considered the essence of control, which means that essential correctiveness action is not taken after knowing the deviation. Control will have no meaning. Hence, action is very necessary after knowing the deviation. Objectives. Control should be based on objectives and accurate standard and should not be influenced by subjective wishes. Standard should not be based or partial. इस प्रकार से जो सिंपल पहला पॉइंट था, सरल होना चाहिए। दूसरा, सुटेबिलिटी होना चाहिए, मतलब पूरी तरह से अनुकूल हो। नियंत्रण का जो हमारा प्रोसेस है या नियंत्रण की जो मेथड है वो ऑर्गेनाइजेशन के अनुरूप होनी चाहिए। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके
अनुसार यदि नियंत्रण की प्रणाली नहीं होगी, अलग अलग होगी, तो हमें जो वर्क करना है या जो कंट्रोलिंग सिस्टम के द्वारा जो हमें डिसिप्लिन को रखना है वह हम प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से डायरेक्टनेस मतलब जिसकी उपक्रम में गलती हो, जिससे कुछ परेशानी हुई हो, जो सबऑर्डिनेट्स ठीक से काम नहीं कर रहा हो, पर्सनली या डायरेक्टली उन्हीं को उनकी जो प्रॉब्लम है, जो उनके कार्यों की कमियां हैं वो उन्हें बता देना चाहिए, जिससे कि इफ़ेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम होगा और उससे उस पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा कि हम जो भी व्यक्ति उसके लिए उत्तरदायी है उसी को उसकी बात स्वयं समझाएं। इकोनॉमिकल मतलब कम खर्च वाला होना चाहिए या मितव्ययतापूर्ण होना चाहिए। जो कंट्रोलिंग की जो सिस्टम होगा वह खर्चीली न होकर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो उपक्रम पर आर्थिक रूप से बोझ न बने और आसानी से पूरे खर्चे भी निकलते जाएं। स्पीड मतलब जो उनकी गति है कार्य करने की वह भी एवरेज होनी चाहिए। बहुत जल्दी यदि कार्य किया गया तो उसमें क्वालिटी में उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, क्वालिटी वाइज उसका प्रोडक्शन कम होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा स्पीड भी ना होकर एक एवरेज स्पीड में प्रोडक्शन की हमारी स्पीड होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब पूरी तरह से हम समय के अनुसार उसे चेंज कर सकें। ऐसा ना हो कि पूरी हमने जो भी प्रोसेस की है उस प्रोसेस को हम चेंज ना कर पाएँ। जो समय के अनुसार और जो स्थितियाँ होती हैं उन परिस्थितियों के अनुसार हमें हमारी नियंत्रण की प्रणाली में भी लोच लानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फॉरवर्ड वर्किंग। फॉरवर्ड वर्किंग मतलब जिस तरह से हम कार्य करते हैं, हमारे कार्य करने की स्मार्ट वे होना चाहिए। मतलब कार्य करने का तरीका ऐसा हो जो दूसरे लोग भी उसे देखकर इंस्पिरेशन लें और जो भी उसमें डेविएशन आते हैं या किसी तरह की कोई कठिनाइयाँ आती है तो उनका पहले से हम निराकरण कर लें, उन विचलनों को दूर कर सकें। तो एक श्रेष्ठ नियंत्रण की प्रणाली वह है जिसमें जितने भी हमने प्रमाप निर्धारित किए हैं उनके अनुसार ही हमें जो प्रोडक्शन है या प्रॉफिट हो वो प्राप्त हो सके। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्तिगत जवाबदारियां होनी चाहिए। जिस सबऑर्डिनेट को जो कार्य दिया गया है वो अपने कार्यों को पूरा उसी तरीके से करे जैसा उसे कहा गया है और यदि उसमें उसने किसी प्रकार की त्रुटि की है तो वह इंडिविजुअल ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल ऐसे भी पॉइंट होने चाहिए जब कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति हो, कुछ विचलन हो, तो उन स्थितियों में हम किस प्रकार से उन्हें कंट्रोल करेंगे। तो ऐसे पॉइंट को भी कंट्रोल करने के लिए अनफेवरेबल जो कंडीशंस होती है उन्हें हम दूर करें और उसके लिए हम पहले से कुछ हमारे प्लान में इस तरह से कुछ बातें रखें जिससे कि ऐसी स्थितियों में से भी हम आसानी से निकल सकें या उस ऐसी स्थितियों का भी हम आसानी से सामना कर पाएँ। सजेस्ट करेक्टिव एक्शन जो ऐसी डेविएशंस होते हैं उनके लिए हम सही क्या राय लें या फिर उसके लिए क्या सजेशंस दे दें जिससे कि उन स्थितियों का हमारे उपक्रम पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव फर्क न पड़े या इफ़ेक्ट न हो। कॉम्पिटेंट स्टाफ जितना हमारे यहाँ का स्टाफ है उनको भी हम समय समय पर मोटिवेट करते रहें ताकि वे अपने कार्य में रुचि बनाए रखें और उपक्रम को लाभ प्रदान करवा सकें। इसलिए उन पर कंट्रोल भी बनाए रखना आवश्यक होता है। और कॉम्पिटेंट स्टाफ में हम उनके जो हमारे स्टाफ या अधीनस्थ हैं उनकी भावनाओं को भी समझें, उनकी जो एबिलिटीज़ हैं उनको भी ध्यान में रख कर के कंट्रोलिंग को बनाए रखें। एक्शन ओरिएंटेड जो भी इफ़ेक्टिव कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें समय के अनुसार क्या एक्शन लिया जाए यह पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है, पहले से सोच कर रखा जाता है कि हम किस तरह से किसी भी स्थिति में एक्शन लेकर के और उन स्थितियों को कंट्रोल में कर लेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे उद्देश्य हैं वो उसके अनुसार ही हमारी कंट्रोलिंग के मेथड भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कंट्रोलिंग में इतने सख्त हो जाएं या इतने कठोरता से हमारे अधीनस्थों के साथ व्यवहार करें, बिहेवियर करें कि वे उससे काफ़ी परेशान हो जाए और वे नेगेटिव मोटिवेशन प्राप्त कर लें। इसलिए हमें उनकी जो आदतों हैं, उनके स्किल्ड है, उन सब का ध्यान रखते हुए ही नियंत्रण की प्रणाली को बनाए रखना चाहिए। तो एक अच्छी प्रणाली वही होगी जिनमें ये सारे गुण होते हैं।
एक शॉर्ट नोट के रूप में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, जो है कि रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग और प्लानिंग में क्या संबंध होता है, इसे हम यहाँ पर समझेंगे। कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग आर interdependent and interrelated activities showing the importance of their relationship. It is generally said that planning is meaningless without control and control is blind without planning. Planning can be successful only in the presence of control. Planning prepares the ground for controlling, and controlling provides information for the revision and formation of the new plan in future. Thus, both planning and controlling supports each other. Under the process of planning, future activities are determined beforehand. It is decided as to what is to be done, how it is to be done, and why, by whom it is to be done. In reality, all these questions determines the standard for future activities, and their aim is that the actual work performance should be accordance with those standards. But how it should be ascertained, that to what extent the plan are successful or have been successful. The reply of this question can be obtained only by implementing the control system. Under the control system, the actual work performance is compared with standards set in planning, and in case of unfavorable result, corrective action is taken. Thus, the relation between planning and controlling can be discussed under two separate heads. इस प्रकार से कंट्रोलिंग और प्लानिंग में जो आपस में संबंध होता है, उनके संबंधों को बहुत ही घनिष्ठ रूप से होकर एक दूसरे पर आधारित होता है। नियोजन के अभाव में जो हमारा प्लानिंग है, उसके अभाव में हम नियंत्रण नहीं कर सकते, और नियोजन का या प्लानिंग का कार्य भविष्य के लिए प्लान करना होता है, और कंट्रोलिंग का यह देखना होता है कि जो हमारी प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग पूरा फंक्शंस या पूरी प्रोसेस हो रही है या नहीं। इसमें एक डेफिनेशन भी बताई गई थी कुंज ओडोनिल के अकॉर्डिंग, नियोजन की तरह नियंत्रण भी एक भविष्यदर्शी होता है। एक सर्वश्रेष्ठ नियंत्रण योजनाओं में विचलनों को उनके घटने से पूर्व ठीक करता है। मतलब किसी भी तरह की कोई डेविएशन आती है तो उनके आने के पहले ही जब वो उसको सुधार कर ले तो वो नियंत्रण की अच्छी एक प्रणाली मानी जाती है। इसे हम दो तरह से समझ सकते हैं, इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एंड डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम पहले, कंट्रोलिंग इंटरडिपेंडेंसी। कंट्रोलिंग इज बेस्ड ऑन प्लानिंग एंड प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज यूजलेस। Second, both are backward looking and forward looking function. Third, planning is a prospective process and controlling is evaluating process. Fourth, both aim at goal competition. Fifth, without controlling plan is meaningless. The interdependency can be better understood by statement given by Kunz-Daniel. जो मैंने आपको डेफिनेशन पहले बताई वही डेफिनेशन यहाँ पर है। कंट्रोलिंग लाइक प्लानिंग इज ideally forward looking and the best type of managerial control, correct deviation from plan before they occur. तो जिस तरह से हमने बताया कि इंटरडिपेंडेंसी मतलब एक दूसरे पर निर्भरता, तो एक जो हमारा जो एक प्रोसेस होती है उस प्रोसेस में हमने क्या प्लान किया है और उसके अकॉर्डिंग ही कंट्रोलिंग हो रहा है या नहीं। क्योंकि यदि हमने अच्छा प्लान किया है और उसे कंट्रोल नहीं किया गया तो वह यूजलेस हो जाएगा। इसी तरह यदि हम कंट्रोल करने आते हैं लेकिन प्लानिंग अच्छा नहीं है तो वह भी कंट्रोलिंग यूजलेस होगा। बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। दोनों ही हमें देखना होता है कि हमने पहले क्या कार्य किया है और अब क्या हम करने वाले हैं। प्लानिंग इज प्रोस्पेक्टिव प्रोसेस, पूरी तरह से यह हमें देखने के लिए या पॉजिटिव प्रोसेस भी कही जा सकती है, जिसमें कि हम उसका मूल्यांकन भी करते हैं कि हमने किस तरह से कंट्रोलिंग की प्रोसेस की है और उससे हम कहाँ तक सक्सेसफुल या सक्सेस प्राप्त कर पाए हैं। बोथ एम एट गोल कंपटीशन, दोनों का ही उद्देश्य होता है कि हम पूरी तरह से हमारे गोल को अचीव कर सकें। विदाउट कंट्रोल प्लानिंग इज मीनिंगलेस, विदाउट कंट्रोल के अभाव में प्लानिंग का कोई महत्व नहीं रह जाता।
ये इस तरह से इंटरडिपेंडेंसी जो है वो कुंज़ो डोनेल की डेफिनेशन के द्वारा और समझाई गई है। फिर से बताती हूँ कि नियंत्रण की जो एक नियोजन है जो वह नियंत्रण की भविष्यदर्शी होता है। एक सर्वश्रेष्ठ नियंत्रक जो होगा वो योजनाओं में या प्लानिंग्स में जो डेविएशंस हैं उनको घटने के पहले ही मतलब उनके कंप्लीट होने के पहले ही उन्हें ठीक कर लेता है। तो इस तरह से जो इंटरडिपेंडेंसी होती है बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग वो काफ़ी महत्व रखती है। B part है difference between planning and controlling. The difference between planning and controlling can be understood by following points. Planning is forward looking while controlling is backward looking. Second, planning is the first step while controlling is the last step of management. Third, planning flows downward while controlling flows upward. तो इस तरह से ये जो तीनों ही पॉइंट है इन तीनों पॉइंट को हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो नियोजन होता है प्लानिंग होती है इज फॉरवर्ड लुकिंग विद कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग। एज प्लानिंग इज ऑलवेज डन in present time to decide what is to be done in future and control compares the action taken in present with standard set in। तो इसे यदि हम समझेंगे तो नियोजन जो होगा वो हमेशा आगे की लिए या फिर भविष्य के बारे में विचार करता है। मीन्स जो भी हम योजनाएं बनाते हैं वो भविष्य के लिए ही बनाते हैं और जबकि जो कंट्रोलिंग होता है वह भूतकाल से होता है मतलब पास्ट से होता है। नियंत्रण के द्वारा यह देखा जाता है कि जो हमारे वर्क हैं वो स्टैंडर्ड के अनुसार हुए हैं या नहीं। और इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि नियोजन आगे की ओर देखता है और जबकि नियंत्रण पीछे की ओर देखता है। तो इस तरह से इस तर्क को जब हम पलट कर देखते हैं मीन्स नियोजन का कार्य पीछे देखना है जबकि नियंत्रण आगे की ओर देखता है क्योंकि जो योजनाएं हैं उनका निर्माण भूतकाल में ही होता है मतलब पास्ट में ही हुआ है। दूसरी ओर कंट्रोलिंग का कार्य भूतकाल में या पास्ट में हुई घटनाओं को देखना होता है। इसलिए जो नियंत्रण होता है वो हमारा प्रमापों से तुलना करना बताता है। जो हमने स्टैंडर्ड बनाए हैं उससे हम कंपेयर करते हैं। सेकेंड, प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप while controlling is the last step. The step of management are fixed. It is not possible to control until and unless an organization plan some things. जो प्लानिंग होती है वो फर्स्ट स्टेप होती है और कंट्रोलिंग इज द लास्ट स्टेप। ये हमारे मैनेजमेंट की प्रोसेस के पार्ट के रूप में बताया गया है। जो प्रबंधकीय प्रक्रिया है उसके क्रम निश्चित होते हैं। यह क्रम में नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इस प्रकार से नियोजन की जो पूरी